तो दर्शकों, तीसरे चरण का मतदान अब से बस कुछ मिनट बाद शुरू होने वाला है, लेकिन सबसे अहम और सबसे खास इस बार बीते 2 चरणों के वोटिंग प्रतिशतता है, क्योंकि अगर इन प्रतिशतों पर नजर डालें तो ये बताने के लिए काफी है कि पहले फेज में 61.38% और दूसरे फेज में 57.31% मतदान हुए हैं। तो यानी कि अब आज के इस चरण में सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें आज ही के इस चरण में जो है उन पर मतदान होना है। 40 सीटें हैं 7 जिलों की जिन पर आज मतदान होना है। इनमें से सबसे ज्यादा जम्मू संभाग की सीटें हैं और यही वजह है कि बीजेपी के कोर वोटर इन तमाम जिलों में मौजूद हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बीजेपी इन लगभग सभी सीटों पर बहुत मजबूत है और विपक्ष के लिए ये सीटें जो हैं वो चुनौती बनने वाले हैं। यानी कि आज वोटिंग प्रतिशतता कितनी होगी इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। ये 3 तस्वीरें, पहला फेज, दूसरा फेज और आज तीसरा फेज। तो तीसरा और आखिरी चरण है जम्मू कश्मीर में चुनाव का और उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन उम्मीदवार सुबह से तैयारी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जो फेस है, लास्ट फेस है चुनाव का, और ये चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार जम्मू का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने 70 साल राज किया, ना तो उन्होंने जम्मू की पहचान बनने दी, ना डोगरों की पहचान बनने दी, ना जम्मू कश्मीर की कहीं पे पहचान बनी। उन्होंने हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव किया। तो इसलिए जम्मू के विकास के लिए और जम्मू की प्रगति के लिए जम्मू कश्मीर में जम्मू का मुख्यमंत्री चाहिए, जो जम्मू कश्मीर में जो आज तक भेदभाव होते रहे हैं वो भेदभाव खत्म हो। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात गुड मॉर्निंग भारत में दिल्ली से आ रही एक अहम खबर की करेंगे। दरअसल दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में खड़ी गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने जबरदस्त अंधाधुंध फायरिंग की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के उत्तम नगर से है, जहां पर खड़ी गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। गुरुद्वारे के बाहर दरअसल ये गाड़ी खड़ी थी, जिसके बाद कुछ अज्ञात बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग उस खड़ी गाड़ी पर झोंक देते हैं। गैंगस्टर गोगीमान के नाम से एक पर्चा भी इस वारदात के स्थल पर छोड़ा गया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है कि आखिर इस पूरी वारदात के पीछे कौन और कितने लोग शामिल हैं। और अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के अजमेर में कॉटन फैक्ट्री में जबरदस्त तरीके से आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों का नुकसान हो गया है। तो देखिए, देर रात कॉटन फैक्ट्री में अजमेर में आग लगी और बताया जा रहा है कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान के अजमेर से आ रही है, जहां पर कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग इतनी जबरदस्त कि लाखों का नुकसान हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर अब तक नहीं मिली है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। दरअसल हिजबुल्लाह और हुती पर लगातार इजरायली हमले जारी हैं। ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को खुली छूट दे दी है। ये बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह और हुती पर लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स हमलावर है। तमाम ठिकानों को सबसे पहले चिन्हित किया जाता है और फिर हवाई हमले के बाद जिस जगह पर टारगेट सेट किया जाता है वो जगह नेस्तनाबूत। और अब पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना को, इजरायली डिफेंस फोर्स को यह खुली छूट दे दी है कि हिजबुल्लाह और हुती का नामो निशान मिटा देना है। मिडिल ईस्ट में इजरायली हाथ पर हर जगह पहुंच सकता है, यह संदेश भी नेतन्याहू ने दिया। तो पहले इस्माइल हानिया, उसके बाद अब नसरल्ला और अब बारी है दूसरे कमांडरों की। इसके बावजूद इजराइल लगातार लेबनान पर और ऐसे आतंकी संगठनों पर हमला कर रहा है। साफ संदेश दे दिया गया है कि किसी को भी जो इजराइल का दुश्मन है उसे बख्शा नहीं जाएगा। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। इजराइल एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हुती पर कहर बरपा रहा है। अपने दुश्मन के खात्मे को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं।
हमास के पहले हमले के बाद वो कई बार अपनी आखिरी चेतावनी को दोहरा चुका है। वो चेतावनी है दुश्मन का समूल नाश। इजराइल ने हसन नसरल्लाह को मारकर हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। तेल अवीव पर हूती के ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने यमन में ऑपरेशन हूती दहन शुरू किया, जो यमन विद्रोहियों पर आईडीएफ के ये सबसे बड़े हमले हैं। इजराइल के आक्रामक तेवर से साफ है कि वो अब रुकने वाला नहीं है। अब वो अपने दुश्मनों का संपूर्ण विनाश करने के बाद ही रुकेगा। एक तरफ ट्रिपल एच को मिट्टी में मिलाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं इनको समर्थन देने वाले ईरान पर आंखें तरेर रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सीधे शब्दों में ईरान के सुप्रीम लीडर को चेतावनी दे रहे हैं। पहले ईरान और अब मिडिल ईस्ट तक अपनी पहुंच गिना रहे हैं। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. नेतन्याहू की बातों से साफ है कि अपने दुश्मन को लेकर उनके इरादे स्पष्ट हैं और अब वो रुकने वाले नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को धमकाया, फिर उन्हीं के खिलाफ ईरानी आवाम को भड़काने और बरगलाने की कोशिश की। Every day you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day their puppets are eliminated. Ask Mohammed Deif, ask Nasrallah. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. Imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars were invested in your children's education and improving your health care, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need. नेतन्याहू यही नहीं रुके, उन्होंने बिना नाम लिए खामेनेई को तानाशाह करार दिया और उस तानाशाह से ईरान को मुक्ति दिलाने की बात कही। अपने संदेश से कहीं ना कहीं ईरान पर इजराइल के हमले का इशारा है। When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in 5 continents will be bankrupt, dismantled. नेतन्याहू को पता है कि वो ट्रिपल एच यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूती से युद्ध बड़े आसानी से लड़ सकते, लेकिन ईरान से जंग बम और बारूद से नहीं जीती जा सकती। इसीलिए इजरायली पीएम ने अब दिमाग से खेलना शुरू किया है और ईरानी लोगों को खामेनेई के खिलाफ भड़का रहे हैं, जिससे ईरान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो, सरकार गिरे और वो मौका देखकर ईरान पर अटैक कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से आ रही एक अहम खबर की करेंगे। दरअसल सोनम वांगचुक जो है वो हिरासत में ले लिए गए हैं। लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग और पैदल मार्च के बीच अब सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया है। अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग थी, जंतर मंतर तक पैदल मार्च की तैयारी थी, लेकिन दिल्ली में एंट्री से पहले ही सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया है। इधर देश में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता बनने की होड़ सी मच गई है और इसमें असदुद्दीन ओवैसी और महमूद मदनी आगे चल रहे हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन बढ़ता देख महमूद मदनी ने ऐसा बयान दे दिया कि वो खुद मौलानाओं के निशाने पर आ गए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट से बताते हैं आपको। एक तरफ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं,
तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी हैं। दोनों ही नेता खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार होने का दावा करते हैं। दोनों ही मुसलमानों का रहनुमा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात को लेकर देश में अब नई जंग शुरू हो गई है। जंग इस बात की कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन होगा। हालांकि दोनों के बीच ये अदावत नई नहीं है, इनके बीच की तल्खियां कई बार सामने आ चुकी हैं और मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी को सलाह दे दी कि वो मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश ना करे। इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहां पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी को। महमूद मदनी का सबसे लेटेस्ट बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियों में, जिसमें फिर उन्होंने ओवैसी भाईजान को टारगेट किया है। लेकिन जब इस बारे में ओवैसी से सवाल किया तो सुनिए कैसे वो उल्टा मीडिया पर ही सवाल उठाने लगे। मुझे कहा, मेरा नाम लेकर कहा, मेरा नाम लेकर कहा, आप क्यों लड़ाना चाह रहे मुझे मेरे मौलाना महमूद मदनी साहब से? अरे ऐसा मत करिए ना। जो कल तक मुसलमानों की आवाज बुलंद कर रहे थे, उन्हीं में अब कोल्ड वॉर शुरू हो गया है और ये वॉर का सिर्फ एक ही मकसद है, कौन होगा मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता।